हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI 01 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए, EHI 01 में आधुनिक भारत जो जिसका टाइम पीरियड है 1857 से 1964 के बीच के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। EHI 01 में देखिए, आज उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के भारत में समाज सुधार आंदोलनों पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो 20 नंबर में पूछने का मतलब है इसे आप 500 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है, 19वीं शताब्दी के भारत में समाज सुधार आंदोलनों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो 19वीं शताब्दी के आसपास में जो समाज में सुधार हो रहा था उसके लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो उन पे एक टिप्पणी लिखना है। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, EHI 01 का इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किया है, तो यदि आप वो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में EHI 01 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, सुधार की सबसे पहली अभिव्यक्ति बंगाल में राममोहन, जिसे राजा राममोहन राय भी कहते हैं, राममोहन राय द्वारा शुरू हुई। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो उनके द्वारा 1829 में संगति ब्रह्म समाज की अग्रगामी बनी। सुधार की भावना शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी दिखाई देने लगी। तो पहले सबसे पहला जो सुधार का काम किया था समाज में, तो राजा राममोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसने 1814 में आत्मीय सभा का गठन करके समाज में सुधार लाने का प्रयास किया था। देखिए, उसके बाद जो है देश के अन्य भागों में भी यह सुधार देखने के लिए मिलता है। देखिए, महाराष्ट्र की परमहंस मंडली और प्रार्थना समाज, पंजाब तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में मार्ग समाज, हिंदू समाज के कुछ मुख्य आंदोलन थे। इस दौरान के कई अन्य धार्मिक एवं जातिगत आंदोलन, जैसे यूपी में कायस्थ सभा तथा पंजाब में सरीन सभा थे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, पिछड़ी जातियों में भी इन सुधारों ने जड़ पकड़ ली, जैसे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज, नीर केरल में नारायण धर्म परिपालन सभा आदि सुधार चलाए गए थे। अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन, ये आंदोलन है, आंदोलन इसको समझिएगा, ठीक है। आंदोलन सिंह सभा द्वारा तथा रहनुमाई मजदेवासन सभा आदि ने क्रमशः मुसलमानों, सिखों तथा पारसियों में सुधार की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया। तो ये सब जो है अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन और सिंह सभा जो है, ये सब मुसलमान, सिखों और पारसियों में समाज सुधार का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए देखिए ऊपर दिए गए ब्यौरों से निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट हो जाती है। क्या क्या होती है वो देखिए। इनमें से हर एक सुधार आंदोलन कुल मिलाकर किसी एक या अन्य प्रांत तक सीमित या ब्रह्म समाज और वारी समाज, वारी नहीं आर्य समाज यहाँ लिखेगा, टाइपिंग मिस्टेक है, आर्य समाज की देश के अन्य प्रांतों में शाखाएं थी। फिर भी वे अन्य स्थानों की अपेक्षा बंगाल एवं पंजाब में ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये ज़्यादातर समाज सुधार जो बंगाल एवं पंजाब में ज़्यादातर प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। देखिए, दूसरा है, ये आंदोलन किसी एक ही धर्म या जाति तक ही सीमित थी। तो एक ही धर्म जो हिंदू धर्म है उससे उस पे ही ज़्यादा ये सीमित रह गई थी। तीसरा है, इन आंदोलनों की एक अन्य विशेषता यह थी कि वे अलग अलग समय में देश के अलग अलग हिस्सों में उभरे। उदाहरण के लिए, बंगाल में सुधार के प्रयत्न
19वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुई, जबकि केरल में इनकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के बाद हुई। इन सब के बावजूद उनके उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य काफ़ी हद तक समान थे। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, समान ही थे। सभी की चिंता सामाजिक एवं शैक्षिक सुधारों द्वारा समाज के पुनर्जागरण में बनी। ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो बनी है। भले ही उनकी प्रणालियों में अंतर था। सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया गया, जिनमें से 4 प्रमुख धाराएं निम्नलिखित हैं। तो 4 तरीके से हम धार्मिक सुधार जो हुआ था उनको हम लिख सकते हैं। कौन कौन हुआ है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला है आंतरिक सुधार। देखिए, आंतरिक सुधार प्रणाली की शुरुआत राम मोहन राय द्वारा की गई थी और 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग हुआ। इस प्रणाली के प्रचारकों का यह विश्वास था कि किसी भी सुधार को प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के अंदर से ही हो। तो यह राजा राम मोहन राय का मानना था कि समाज में जो सुधार होगा तो वह सबसे पहले निचली स्तर से ही इसका सुधार का बड़े स्तर में प्रचार कर दिया जाए ताकि समाज में सुधार हो सके। देखिए, परिणाम स्वरूप इनके प्रयास लोगों के बीच जागरूकता की भावना पैदा करने पर केंद्रित थे। यह प्रयास उन्होंने किताबें छापकर विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर बहस एवं विवाद का आयोजन इत्यादि करके किया। राम मोहन राय का सती प्रथा के खिलाफ प्रचार, विद्यासागर के विधवा विवाह पर लिखे इश्तेहार, ठीक है, तथा बी.एन. मालाबारी के शादी विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के प्रयास इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो दूसरा देखते हैं कि कानून द्वारा सुधार किस तरह से हुआ। कानून बना के भी समाज में सुधार लाने का प्रयास किया गया था। देखिए, कानून के द्वारा सुधार। दूसरी प्रवृत्ति कानूनी हस्तक्षेप द्वारा प्रभाव लाने के विश्वास पर आधारित थी। इस प्रणाली की वकालत करने वाले बंगाल के केशव चंद्र सेन, महाराष्ट्र के महादेव गोविंद रनाडे तथा आंध्र प्रदेश के वीरेशलिंगम का मानना था कि सुधार के प्रयास वास्तव में तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें राज्य का सहयोग प्राप्त नहीं हो। इसलिए उन्होंने सरकार से विधवा विवाह, कानूनी विवाह इत्यादि का कानून बनाने का निर्णय को बोला कि आप निर्णय कीजिए कि इस पे कानून बनाया जाए। देखिए, शिथिल मैरिज तथा अन्य विवादों की न्यूनतम आयु बढ़ाने जैसे सुधारों को कानूनी समर्थन देने की मांग की थी। हालांकि वे यह समझने में भूल कर बैठे कि ब्रिटिश सरकार की सामाजिक सुधारों में रुचि केवल अपने संकीर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों के कारण थी और वे तभी हस्तक्षेप करते जब इन सुधारों में उनका स्वार्थ छिपा होता था, तभी इनमें वह कोशिश करते थे कि यह सुधार हो सके। देखिए आगे, देखिए, रहता साथ ही वे यह समझने में भी गलती कर बैठे कि बदलाव के लिए हथियार के रूप में कानून की भूमिका औपनिवेशिक समाज में ही सीमित थी, क्योंकि इसे जनता की मान्यता प्राप्त नहीं थी। चौथा देखते हैं प्रतीकात्मक बदलाव सुधार द्वारा सुधार किस तरह से हुआ था। देखिए, तीसरी प्रवृत्ति की कोशिश विशिष्ट विरोधी गतिविधियों द्वारा प्रतीकात्मक बदलाव लाने जिनमें से प्रमुखता की थी। यह प्रवृत्ति डेरोजियो या यंग बंगाल तक ही सीमित थी, जो सुधार आंदोलन के बीच क्रांतिकारी धारा का नेतृत्व करती थी। इस समूह के सदस्य दक्षिणारंजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष तथा कृष्ण मोहन बनर्जी आदि लोग थे। प्रतीकात्मक बदलाव द्वारा जो थे ये दक्षिणारंजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष तथा कृष्ण मोहन बनर्जी थे। इन परंपराओं का बहिष्कार किया और समाज की मान्यता प्राप्त मानदंडों के खिलाफ विद्रोह किया। वे पश्चिम के नए उठते विचारों की धारा से बहुत प्रभावित थे।
उन्होंने सामाजिक समस्याओं के प्रति समझौता न करने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। राम गोपाल घोष ने इस समूह की क्रांतिकारिता को अभिव्यक्त करते हुए घोषणा की, वह जो तर्क नहीं करेगा धर्मांध है। जो मतलब कि जिस पे तर्क नहीं होगा वह एक तरह से धर्म है, मतलब उस टाइम के मान्यता के अनुसार। वह जो नहीं कर पा सकता वह बेवकूफ़ है, और जो नहीं करता वह गुलाम है। इस तरह का प्रवचन वह देते थे। देखिए आगे देखें, इन्होंने जिस प्रणाली को अपनाया उसकी मुख्य कमजोरी यह थी कि वह भारतीय समाज की संस्कृति परंपरा को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई। अतः बंगाल में उभरते नए मध्यम वर्ग ने इस परंपरा के विरुद्ध पाया और स्वीकार नहीं किया। लास्ट है सामाजिक कार्यों द्वारा सुधार। चौथी प्रवृत्ति सामाजिक कार्यों द्वारा सुधार की थी, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों से स्पष्ट है। उन लोगों को बिना सहायक सामाजिक कार्य के विरुद्ध बुद्धिजीवी प्रयासों की सीमित सीमा का स्पष्ट ज्ञान था। उदाहरण के लिए विद्यासागर विधवा विवाह की वकालत सिर्फ प्रवचनों और किताबों के प्रकाशन करके ही खुश नहीं थे। शायद आधुनिक युग में भारत ने उनके रूप में सबसे महान मानवतावादी को जन्म दिया। आइए आगे देखते हैं। देखिए, जिसने अपने को विधवा विवाह की समस्याओं से जोड़ लिया और अपनी पूरी जिंदगी, शक्ति और धन इसी कार्य पर लगा दिया। इन सब के बावजूद वह सिर्फ कुछ एक विधवा विवाह ही करवा पाए। विद्यासागर का सार्थक रूप से कुछ न कुछ प्राप्त कर पाना ही इस बात का उद्योतक है कि औपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधारों के प्रभाव की अपनी एक सीमा थी। आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ने भी सामाजिक कार्य द्वारा सुधार एवं पुनर्जागरण के विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उनकी सीमा उनकी खुद की वह सीमित समझ थी कि सामाजिक और बौद्धिक स्तरीय सुधार समाज के संपूर्ण चरित्र एवं संरचना के साथ इस कदर जुड़े हैं कि उसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, अलग करके नहीं देखा जा सकता। मौजूदा व्यवस्था की संकीर्णता ही उन सीमाओं को दर्शाती है जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कोई भी प्रयास लांघ नहीं पाया। दूसरे सुधार आंदोलनों की तुलना में इनकी निर्भरता औपनिवेशिक सरकार के हस्तक्षेप पर कम और सामाजिक कार्य को मत के रूप में विकसित करने पर ज़्यादा रही। तो देख लिए 19वीं शताब्दी में किस तरह से समाज में सामाजिक सुधार होने का किस कौन कौन सा आंदोलन चलाया गया था, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे, देख लिए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज पे टिप्पणी लिखने के लिए कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जो देश के लिए विदेशों में रहकर काम कर रहे थे। इनमें से एक रास बिहारी बोस भी थे जो अंग्रेज सरकार की गिरफ्त से बचने के लिए 1915 से जापान में फरारी जीवन जी रहे थे। उन्होंने युद्ध द्वारा प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चलाने के लिए भारतीयों को संगठित किया। बहुत से ऐसे भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे। जापानियों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को हटाने के बाद बहुत से भारतीय सैनिक को युद्धबंदी बना लिया। तो बहुत से, देखिए इसका मतलब हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह जापान जो था अंग्रेज के विरोध में था। तो यहाँ पे जो अंग्रेज की तरफ से भारतीय सेना में थे तो उनको जापान ने युद्धबंदी बना लिया था। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
देखिए, एक जापानी सैनिक अधिकारी मेजर फुजीवारा ने एक युद्धबंदी कैप्टन मोहन सिंह को समझाया कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर काम करे। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इसके बाद बैंकॉक में जून 1942 एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रास बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया और यहीं इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हिंदी में आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का कमांडर नियुक्त किया गया। अब तक फौज में 40,000 भारतीय सैनिक आ चुके थे। इस सम्मेलन ने नवगठित सैन्य आंदोलन के नेतृत्व के लिए सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया। देखिए, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है आज़ाद हिंद फौज में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारत से बच निकल कर 1941 में बर्लिन पहुँच गए थे। जून 1943 में वे टोक्यो आए और फिर जुलाई में सिंगापुर में वे आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। रास बिहारी बोस ने नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो रास बिहारी ने सुभाष चंद्र बोस को कमांडर के रूप में सौंप दिया था और एक आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया। नवंबर 1943 में जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। आइए थोड़ा सा है उसको देखते हैं। देखिए, अपने निर्णय की घोषणा की। इस तरह भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की साहसिक संघर्ष की शुरुआत हुई। तो आप देख लीजिए 2 प्रश्न आपकी इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो ये EHI 01 का ये क्वेश्चन देखना चाहता है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।